अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाक़त। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, मामलाते ज़िंदगी आपका अच्छे से चल रहा होगा और आज के दिन का आगाज़ भी आपका हो चुका होगा हमारे साथ, क्योंकि हमारा भी हो गया। और मुझे यकीन है कि आप सुबह की सोच को भी देखते होंगे, क्योंकि सुबह की सोच में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव भी होता है। तो मुल्की हालात के हवाले से भी बात कर लें तो वो भी काफ़ी किसी हद तक ठीक चल रहे हैं, किसी हद तक काफ़ी साजगार हैं। मुलाकातों के हवाले से बात की जाए तो वज़ीर आज़म साहब की आज डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात भी है, जिसकी वाशिंगटन में मुलाकात होगी और वाइट हाउस की जानिब से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। मुलाकात आज मकामी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे ऑफिस में होगी। और इसके साथ साथ आपको पता है कि इससे पहले भी इजलास हुए, फिर खिताब हुए और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो सरबराहान थे उनसे भी वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है। साथ ही साथ आलमी हो चाहे वो इलाकाई मामलात हों, उन पर भी गुफ्तगू की जाएगी, तफसीली गुफ्तगू होगी। उसके बाद क्या कुछ सामने आता है फिर हम इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर स्टोरी भी करेंगे, उसके ऊपर गेस्ट भी लेंगे। हाँ, इस मुलाकात में फील्ड मार्शल साहब भी होंगे। फील्ड मार्शल साहब भी होंगे और वो मुलाकात होगी। उसके बाद एक एलामिया जारी होगा। वो एलामिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तो मुलाकात होना इटसेल्फ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एलामिया इंशाल्लाह उसके बाद बात होगी। हाँ जी, एग्जैक्टली। और अब करते हैं अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टोरीज होती हैं, उन्हीं से हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद की कश्मीर चौक में एक नौजवान जिसका नाम मोहसिन है, एक मोबाइल था उस पर वो चढ़ गया और उसने ये मुतालबा किया कि वो सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ मिलना चाहता है और उनकी मुलाकात जब तक नहीं होती वो तब तक नीचे नहीं उतरेंगे, वरना वो खुदकुशी कर लेगा। मैं उस शख्स की बात कर रही हूँ जो इस वक्त आपको विजुअल्स में नजर आ रहा है। वो टावर पर चढ़ा हुआ है और वाकई की इतला मिलते ही पुलिस, इंतजामिया, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। सूरत हाल पर उन्होंने काफ़ी काबू पाने की कोशिश भी की, लेकिन कई घंटों तक वो शख्स उसी टावर पर मौजूद था। फिर उसके बाद पुलिस ने नौजवान की आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश को पूरा करने का भी वादा किया और फिर पुलिस ने नौजवान को बाहिफाजत खंबे से उतारकर अपनी तहवील में ले लिया। और इस वाक़े से कश्मीर चौक के तरफ ट्रैफिक का जो निज़ाम था वो भी शदीद मुतासिर हुआ। लोग वहाँ पर घंटों कतारों में खड़े रहे, गाड़ियों में खड़े रहे, उसको उतारने की कोशिश की जाती रही। बिल्कुल ऐसी है। ये खंबे पे चढ़ने का वाकया, इससे पहले एक सिकंदर भी आए थे इस्लामाबाद में और उस वक्त हीरो बने थे बहुत सारे वाक़े हैं। हाँ। और उन्होंने उसको ना सिर्फ नीचे गिराया था बल्कि एक जो केओस था उस वक्त मीडिया में फैला हुआ, पूरे मुल्क में फैला हुआ, उसको कम किया था और उसके बाद उसको तो जेल भी होगी। अब देखते हैं कि इसके साथ पुलिस क्या करती है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए गज़ा के हवाले से बहुत ही अच्छी खबरें आ रही है अक़वाम मुत्तहिदा से। इंडोनेशिया के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से किताब में गज़ा के लिए बड़ी पेशकश कर दी है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक सदर जो इंडोनेशिया के, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा है कि इंडोनेशिया हमेशा आलमी अमन मिशन में नुमायाँ किरदार अदा करता है। उन्होंने ये पेशकश भी की कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल या फिर जनरल असम्बली इजलास में ये फैसला होता है तो हम अपने 20,000 फौजी अमन मिशन के लिए गज़ा भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। इंडोनेशिया के सदर ने दो रियासती हल की हिमायत करते हुए कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के साथ ही गज़ा में पायदार अमन मुमकिन है। उन्होंने इस बात की भी हिमायत की है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के साथ साथ इसराइल को सरकार सलामती की यकीन दहानियाँ भी फराम की जाएँ। मज़ीद कहा कि अमन के क़याम में अपना हिस्सा डालने के लिए पुरअज़्म है। गज़ा के अलावा भी दुनिया के किसी भी खित्ते में ये फ़र्ज़ निभा सकते हैं। याद रहे कि अमरीकी मीडिया के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया भी यही चाहती हैं कि अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक की अफवाज पर मुश्तमिल एक अमन दस्ता गज़ा में तैनात कर रहे। और अमेरिका इस बार भी मुतअद्दिद बार ये कह चुका है कि फ़लस्तीनी इलाकों में इक़्तिदार की मुंतकिली और तामीर नो के लिए माली ताउन भी फराम करने की यकीन दहानी करवाने के लिए वो तैयार है। और अब देखते हैं कि ये तैयारियाँ क्या अपना अमली उसको जामा पहना पाते हैं वो या नहीं पहना। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये हमने देखा है कि अभी जो इजलास हुआ है उसमें तमाम ममालिक के जो सरबराहान थे मुस्लिम ममालिक के, उन्होंने फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से बात ज़रूर की है और ये भी यकीन दहानी कराई है कि वहाँ पर अमन होना चाहिए, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो अमीर कतर हो या फिर कोई भी हो। सब ने बात गज़ा और फ़लस्तीन से रिलेटेड की है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी इस हवाले से बात की है और हम उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। फ़लस्तीन और गज़ा के जो हालात हैं वो नाकाबिले बयान है। हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारे एंड से जो कुछ होता है हम करते हैं, उनको सराहते हैं, जो कुछ भी जितने भी जिस तरह के भी स्टेप्स लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बलोचिस्तान लिए चलते हैं, जहाँ पर ज़िला मस्तोंग के इलाके में रेलवे ट्रैक पर बम धमाके के नतीजे में पेशावर कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस
एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। जाफर एक्सप्रेस के हवाले से मुतअद्दिद वाक़यात, मुतअद्दिद केसेस हैं, रीसेंट केसेस भी आप सब जानते हैं। और सरकारी हुकाम के मुताबिक धमाके के बाइस एक बोगी मुकम्मल तौर पर गिर गई, जबकि 6 दीगर बोगियां पटरी से उतर गई। लेविस फोर्स दश्त के SHO अख्तर बलोच ने यह बताया कि नामालूम अफराद ने रेलवे ट्रैक पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया था, जो उस वक्त फटा जब जाफर एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। और फिर रेलवे जराये के मुताबिक धमाके के नतीजे में 12 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। और रेलवे के मकामी तर्जुमान ने भी तस्दीक की है कि ट्रेन में तकरीबन 270 मुसाफिर सवार थे। आपको ये भी याद हो कि दश्त का इलाका कोयटा शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर जनूब मशरक में वाक़ है। और इस इलाके में माजी में भी ट्रेनों को कई बार बम धमाकों और फायरिंग का निशाना बनाया जा चुका है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। और ये पहला वाक़या भी नहीं है। ये जाफर एक्सप्रेस को दहशत गर्दों का सामना करना पड़ता है। और रवां बरस 4 अगस्त की बात की जाए तो आपको पता है कि उस वक्त भी रेलवे ट्रैक पर हमले की कोशिश की गई थी, जब क्लियरेंस के लिए भेजे गए पायलट इंजन पर फायरिंग की गई थी। और इससे पहले 11 मार्च 2025 को कोयटा से पेशावर जाने वाली 9 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस पर बड़ा हमला किया गया था, जिसमें 26 मुसाफिर शहीद हुए थे। और फौज, FC, रेलवे और आम शहरी भी उसमें शामिल थे। और 354 पर जितने भी जो यरगमाली थे उनको बाजियाब करा लिया गया था। बिल्कुल ऐसी है गजल जिस तरह आपने कहा है। जाफर एक्सप्रेस के हवाले से हम आए दिन खबरें सुनते हैं और कोई ऐसा महीना नहीं, कोई ऐसा हफ्ता नहीं है जब जाफर एक्सप्रेस के साथ हादसा ना हो। और ये इस वजह से भी होता है कि ये बलूचिस्तान के उन शोर-ए-सदा इलाकों में जाती है जहाँ पे दहशतगर्द अपनी मजमूम कार्रवाइयाँ करते हैं। हर आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स बात आ रही लेकिन होती है। उनको पाक फौज की जानिब से जवाब भी मिलता है, FC लेवीज की जानिब से जवाब भी मिलता है। और वो जवाब मिलने की वजह से फिर खामोश भी हो जाते हैं। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमले हैं इनको किसी तरह से रोका जाए और ये जो ट्रैवलिंग है पूरे मुल्क की और कनेक्टिविटी है बलूचिस्तान के साथ, ये स्मूथ हो जाए और रिस्क फ्री हो जाए। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको मुत्तहिदा अरब अमारात से बहुत ही अच्छी खबर देते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत तालीम ने ऐलान किया है कि अब तमाम सरकारी स्कूल्स में रोज़ाना ज़ुहर की नमाज बाजमात अदा की जाएगी और अपने मखसूस वक्त के मुताबिक अदा की जाएगी। वज़ारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस फैसले को शेयर करते हुए कहा कि स्कूल इल्म के साथ अक़दार के घर भी हैं और तालीम के साथ ईमान की अहमियत पर भी उन्होंने जोर दिया। एक वीडियो में तलबा को अज़ान देते, नमाज की जगह तैयार करते और स्कूल हॉल्स में बाजमात नमाज पढ़ते हुए देखा गया और कई तलबा ने इस नए इकदाम पर खुशी का इज़हार किया। एग्जैक्टली, इट इज़ वेरी गुड स्टेप जो लिया गया है मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से। देखिए, दीन और दुनिया दोनों साथ साथ चलने चाहिए, सारी तालीम जो है वो साथ साथ देनी चाहिए। और ये वीडियो भी साथ इस अनाउंसमेंट के बाद शेयर की गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से बच्चे बाकायदा नमाज की जगह बना रहे थे और नमाज पढ़ने के लिए तैयारी भी कर रहे थे और हर एक स्टेप भी दिखाया गया। और हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टेप इसी तरह से चलते रहें तमाम तर स्कूल, सरकारी स्कूलों में भी और जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर भी इसी तरह होता चला जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको एक पैकेज दिखाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं क्योंकि अभी जो हालिया सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सियाहती मकामात का रुख करना मुनासिब नहीं समझा या फिर उनको डर था, खौफ था और एक जो मुतासिर हुआ, आप ये कहें टूरिज्म जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन उसके बाद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं बाला, उन्होंने एक बहुत फरीद चौधरी साहब, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक पैकेज बनाया। वो पहले आप मुलाहिजा करें, उस पर फिर हम मज़ीद टॉक करेंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी कागान के सियाती मकाम नारान में, जहाँ पर काफ़ी अरसा स्याहों की गहमा गहमी कम होने के बाद, सैलाबी सूरत हाल के बाद स्याहों ने एक बार फिर विंटर टूरिज़म शुरू होते ही स्याहों ने वादी कागान का रुख कर लिया और नारान में बाज़ार से लेकर झील सैफ मुलूक और बाबूसर टॉप तक हर जगह स्याह नज़र आते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि होटल इंडस्ट्री ने जो खाने के रेट है वो आधे कर दिए और कमरों के रेट भी आधे कर दिए और पैकेज का ऐलान किया। इस वक्त मेरे साथ नारान की मारूफ कारोबारी शख्सियत असंदीद साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि स्याहों के लिए पैकेज के हवाले से और यहाँ की सियाहत और बाबूसर टॉप के हवाले से वो बताएं। जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, मौसम बहुत अच्छा है। जैसा कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें थी, अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है और ये खुशकिस्मती की बात है कि आजकल होटल एसोसिएशन ने काफ़ी किराए जो है ना 50% से भी नीचे जो है ना सस्ते किए हुए हैं और तमाम गैर मुल्की और पाकिस्तानी सियाह आएँ, इस मौके से फ़ायदा उठाएँ और सारे रास्ते खुले हैं, सारी झीलें खुली हैं, तमाम झीलों के रास्ते खुले हैं और बाबूसर टॉप खुला है। तो आप आएँ, वादी कागान की सैर करें और उसके बाद बाबूसर टॉप से होते हुए नादरन एरिया में जाएँ, खजराब टॉप तक और तमाम
तमाम गैर मुल्की और पाकिस्तानी सियाह और आएँ और खूब सैर करें और खूब इंजॉय करें। इस वक्त मेरे साथ कुछ सियाह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोग एबटाबाद से आए हैं, पूरी फैमिली आई है, यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं तो सबको सजेस्ट करूँगी कि आजकल ऐसा मौसम है कि सब लोग आएँ और इंजॉय करें, क्योंकि ना ही नारान में रश है और रास्ते सब खुले हुए हैं और हम सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, आप लोग ज़रूर आएँ। आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है, किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है और बहुत अच्छा मौसम है। आप लोग भी फैमिली के साथ आएँ, रश बिल्कुल भी नहीं है, तो आप बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। जी, स्याहों का कहना है कि यहाँ पर आजकल रश नहीं है, जबकि यहाँ के होटल स्टेशन के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो रेट थे वो खाने के आधे रेट कर दिए गए, जबकि जो रिहायशी कमरे हैं उनके रेट भी आधे कर दिए गए। और फैमिली टूरिज़म के लिए, विंटर टूरिज़म के लिए नारान बाबूसर टॉप तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुला है, स्याह यहाँ पर आ सकते हैं। जी, तो ये फरीद चौधरी साहब थे जो कि आपको बता रहे थे नारान के हवाले से। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात गज़ल ये है कि अब हमारा भी जाने का दिल कर रहा है, क्योंकि होटल एसोसिएशन ने किराए कम कर दिए हैं, खाने के रेट्स कम हो चुके हैं। और डेफिनेटली ये होना था, क्योंकि अगर 2 महीनों की बात की जाए जो कि प्रॉपर सीज़न होता है नारान का, कागान का, कालाम सवाद का, इस तरह मरी का या फिर हुंजा का, वो सीज़न नहीं हो सका इस दफ़ा। बारिशों की वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकल सके, सैलाबी सूरत हाल थी। सो अब जाके उन्होंने ये पैकेज का ऐलान किया और वो चाहते हैं कि तकरीबन ये जो एक महीना या सवा महीना रह चुका है बर्फ की आमद से पहले वो कुछ ना कुछ कारोबार भी कर लें और आवाम भी जाके एंजॉय कर लें। एग्जैक्टली, क्योंकि मौसम भी बहुत हसीन हो चुका है, लोग रुक कर रहे हैं, लोगों की अपनी ज़बानी आपने सुन ली है। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। हमारी सोशल स्टोरीज थी आज की, ये ट्रेंडिंग स्टोरीज थी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने वाले हैं, कल हमने एक स्टोरी शेयर की थी, आपको याद होगा, अपनी सोशल स्टोरीज में, जिसमें मैंने आपको ये बात वाज़े तौर पर बताई थी, चाहे आप किसी भी पोजीशन पर हैं, किसी भी पोस्ट पर हैं, आपको अब चालान होगा, आप हवालात में बंद होंगे अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो इस्लामाबाद में अब बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने पर ना सिर्फ गिरफ्तारी होगी बल्कि गाड़ी भी आपकी जब्त कर ली जाएगी, कार आपकी इंपाउंड हो जाएगी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि आईजी इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत पब्लिक सर्विस डिलीवरी से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें 1 अक्टूबर से बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर FIR दर्ज करने का फैसला किया गया। और वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस ने अपील की है कि शहरी 1 अक्टूबर से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लें। जबकि इस हवाले से IG इस्लामाबाद ने ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का अमल तेज करने की भी हिदायत जारी कर दी है। और तर्जुमान पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस दफ्तर फैजाबाद आवाम की सहूलत के लिए 24/7 खुला है। और ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत 11 आप ये कहें कि उनके पास मराकज़ हैं, खिदमत मराकज़ हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं, बनवा सकते हैं। और इन खिदमत मराकज़ के औकात कार शाम 6 से बढ़ाकर अब 9 बजे तक भी कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसी भी बात करने के लिए हमारे साथ सबको करने वाले मौजूद हैं। कैप्टन रिटायर हमजा हमायूं साहब, चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं इस्लामाबाद के। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। आज सुबह आपको तंग किया आपने। सर, ये बताइएगा कि हम लाइसेंस की बात करते हैं, लाइसेंस लेना बहुत लाजमी है, लेकिन इतनी जो सख्त शरायात आपने लगाई हैं कि इतनी शराइत के आपकी गाड़ी भी जब्त हो जाएगी, शख्सी ज़मानत भी कल मेरे ख्याल हमने डिस्कस किया था वो भी नहीं होगी, इसकी वजह क्या बनी है? सर, वजह यह है कि या तो हम एकदम इस चीज़ को अनाउंस करके इन्फोर्स करने लग जाते हैं। इसकी अनाउंसमेंट तकरीबन 10 से 15 दिन पहले हुई है। उसके पीछे यही वजह है कि हम ये इन्फोर्समेंट करना ही नहीं चाहते। हम शहरियों को एक एजुकेशन देना चाह रहे हैं। अगर वो इस चीज़ के खौफ से, डर से या रियलाइजेशन से एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बन के खुद अपना लाइसेंस इजरा कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो वीड बी मोर देन हैप्पी कि हम इसको इन्फोर्स करें ही ना। तो 1 अक्टूबर से मैं मैम को करेक्ट करना चाहूँगा, चालान नहीं पर्चा होगा। और दूसरी बात यह है कि सख्ती से इन्फोर्समेंट होगी। थैंक यू फॉर री इन्फोर्सिंग माई पॉइंट। अक्रॉस द बोर्ड होगी, तमाम तबकों को होगी, सरकारी मुलाजमीन से शुरू की जाएगी और शहरियों तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हम अपने आप से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ऑडिट देंगे अपना शहरियों को। क्योंकि अभी ये एक टेस्ट केस माना जा रहा है कि क्या हम अक्रॉस द बोर्ड स्टैंडर्डाइज्ड इन्फोर्समेंट कर सकेंगे। तो इस पे आई थिंक IG इस्लामाबाद वी ऑल आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि जो होगा, जिस तरह होगा, तमाम पे एक स्टैंडर्ड किस्म की कार्रवाई होगी। तो मकसद सिर्फ ये है कि
एजुकेट हो, पब्लिक रिस्पॉन्सिबल हो, पब्लिक रियलाइज करे कि यार उस लाइसेंस की उनके पास प्रेजेंस, क्या है? उनका उनकी आइडेंटिटी ऑन द रोड है। इट्स लाइक देयर CNIC ऑन द रोड। तो ये एक आदत पब्लिक को डेवलप करनी है कि अब एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने के नाते लाइसेंस बनवाएं एंड अपना लाइसेंस अपने साथ कैरी करें सर। सही हो गया। अच्छा सर, हमने देखा है माशाल्लाह आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आपकी मैसेजिंग वगैरह भी सामने आती रहती है, कैंपेन्स भी आप चला रहे हैं, काफ़ी हम देख रहे हैं। हाउ डू यू सी कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कितने होंगे ट्रैफिक के डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने में? Ma'am, I never expected this sort of response from my previous video. मतलब मैं कहना चाहूँगा I was not ready for it. मैं कह रहा था पब्लिक आएगी, लेकिन पब्लिक कोई एक तरीक़ेकार से आएगी, लेकिन I never expected कि 360% इंक्रीज ऑफ लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो यही मेरा मकसद है कि पब्लिक फाइनली हमारी सुने, एंड पब्लिक ने सुनी, एंड येस्टरडे वाज अ गुड डे। हाँ, थोड़ा सा इशू ये था कि पब्लिक, बिकॉज हमें थोड़ा सा उसके लिए प्रेपरेशंस करनी पड़ी। अभी भी राइट नाउ वी वर राइट देयर एट सुबह 5 बजे तक उसके लिए बेहतर प्रेपरेशंस, जैसे आईजी साहब ने हुक्म दिया कि इतना क्राउड आ गया, इतना बल्क आ गया कि लोगों ने फाइनली ट्रैफिक पुलिस की सुन ली। अच्छा। तो येस्टरडे वाज अ गुड डे फॉर मी। और अगर ये आप स्टेप्स ना लेते तो ऐसा ना होता, सिर्फ अनाउंसमेंट हो जाती। देखें, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आदत डेवलप करनी है। तो अगर इस चीज से मेरे ख्याल से शहरियों को ये रियलाइजेशन आ, तो आई टेक दैट रियलाइजेशन। तो येस्टरडे आई नेवर एक्सपेक्टेड, क्राउड डेली बढ़ता जा रहा है। आईजी साहब ने जब व्हेन ही केम फॉर हिज ओन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, F6 खिदमत मरकज, एक शहरी से पूछा कितना टाइम, स्टैंडर्ड टाइम 1 घंटे तक चला गया था। तो ये हमारे लिए बड़ी मतलब कि अलार्मिंग चीज़ थी, और हम शहरियों का टाइम कम से कम करना चाह रहे हैं। इसी वजह से आईजी साहब ने इक़दामात लिए हैं। उसके बारे में आप बेशक अलग मेरे से क्वेश्चन पूछना है। आई वांट टू एजुकेट द पब्लिक कि हम थोड़े से कोई इक़दामात, टुडे वुड बी द फाइनल डे जो आईजी साहब हमारे से इस पे डेडलाइन हमें दी हुई है, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ये काफ़ी हम इक़दामात जिसमें शहरियों के लिए फैसिलिटेशन की सहूलत को मज़ीद आसान किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना लर्नर्स या लाइसेंस बनवाएं हमारे से। ठीक हो गया। हमजा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह ऑपरेशनल पुलिस है या फिर ट्रैफिक पुलिस है, हमने देखा है कि बहुत सारे पुलिस एहलकार ऐसे होते हैं जो हेलमेट के बगैर फिर रहे होते हैं, बहुत सारे पुलिस एहलकार ऐसे भी बस लाइसेंस नहीं होगा, क्या उनको आप एक्स्ट्रा पिनलाइज करेंगे? सर, उसमें यह है कि पुलिस वाला बाउंड बाय 2 अथॉरिटीज होता है। एक तो पहली बात उसका पर्सनल एंड प्राइवेट लाइसेंस है, व्हेन ही इज ड्राइविंग हिज ओन पर्सनल एंड प्राइवेट व्हीकल। उसके अलावा देयर इज एन अथॉरिटी लेटर गिवन बाय द कंसर्न्ड जो सीनियर ऑफिसर है फॉर ड्राइविंग दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट व्हीकल। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। मैं अगेन कहूँगा कि अभी फिलहाल हेलमेट्स पे चलान हो रहे हैं, और चलान ही होंगे, और मैं देख रहा हूँ अभी रोड पे मैं आ रहा था, उससे काफ़ी बेहतरी आई। लेकिन जो इन्फोर्समेंट है, जो पर्चे हैं, वो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वालों पे हैं, और उन पे अक्रॉस द बोर्ड जो बात होगी, हम बल्कि अगेन वही बात कह रहे हैं, बार बार एजुकेट कर रहे हैं। जो H11 वाला हमारा खिदमत मरकज है वो डेडिकेट कर दिया गया है पुलिस वालों के लिए, और वहां भी रश लगा हुआ है। ये लोग आ रहे हैं, तो फाइनली आई थिंक एवरीबडी एज अ स्टेक होल्डर दे आर गेटिंग देयर लाइसेंस मेड, एंड यही तो बात है, यही तो इस मैसेज की पावर थी कि इट हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड। अगर अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा, और सिर्फ पुलिस वालों की बात नहीं हो रही, तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन, ये रेड जोन की 5वें एंट्रीज के ऊपर मेरे 1 तारीख को नाके होंगे तमाम एंट्री पॉइंट्स पे, और वहां चेक किया जाएगा। और मैं अगेन कह रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी हम अपने आप से, पब्लिक सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपने आप से शुरू करेंगे। हम दिखाएंगे उसको, ताकि पब्लिक को यह तसल्ली हो। पब्लिक से तो मुझे एक्सपेक्टेशन है इंशाल्लाह बहुत कम लोग मिलेंगे, एंड आई एम हैप्पी। मुझे क्या एक चीज यहाँ पर क्लियर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ये कंप्लेन कर रहे हैं, लंबे प्रोसेस हो रहे हैं, लाइनों में लगना पड़ा है। कितने फैसिलिटेशन सेंटर आपके हैं और कहाँ हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए? मैम, हमारी जो फैसिलिटेशन, मैं इनको यूनिट्स कहूँगा, सेंटर्स भी कहूँगा। जो सेंटर्स हैं वो बेसिकली हमारे 2 सेंटर्स जो हैं, अब पहले एक सेंटर था जो 24/7 है, कल के बाद आईजी साहब ने हंगामी बुनियाद पे जो हमारा मेन ट्रैफिक ऑफिस है उसको भी 24/7 करने का इजरा किया है, एंड अभी भी हम उसकी तैयारी में, इंशाल्लाह बाय टुनाइट इट वुड बी फंक्शनल 24/7। 2 खिदमत मराकज़ हमारे 24/7 है। बाकी 7 खिदमत मराकज़ जिनका बार बार हम पोर्ट्रे करते हैं, जिसमें से G14, जिसमें सवां, जिसमें गुलबर्ग, जिसमें बनीगाला, जिसमें H11, ये तमाम खिदमत मराकज़ वो हैं जहां हम अपनी सर्विसेज पहले 5 बजे तक दे रहे थे। उन जिनका मैंने नाम लिया है, इन खिदमत मराकज़ का जो टाइम है वो 5 से लेकर 9 कर दिया गया। लेकिन 2 ऐसे खिदमत मराकज़
होंगे जो कि 24/7 होंगे। तो मेरी ये गुजारिश है सबसे, क्योंकि रश ज्यादा आया और आएगा, तो थोड़ा सा अपनी टाइमिंग को डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। जब हम इनको इन दोनों खिदमत मराकज़ को 24/7 करेंगे, जिस तरह सुबह 9 से 12 का टाइम है, ठीक है, 9 से 12 का टाइम सूट करता है हाउस वाइफ्स को और सीनियर सिटीजन्स को। उस टाइम पे हम उनको प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, उस टाइम पे वो लोग आए, सारे एक ही टाइम ना आए। उसके बाद जो 12 बजे से लेके 5 बजे का टाइम है, उसमें जनरल पब्लिक जो भी आना चाहती है प्लीज कम। 5 बजे से लेके 9 बजे, मैं शाम 5 से रात 9 बजे का टाइम हम डेडिकेट करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट मुलाजमीन, एम्प्लॉइज, प्राइवेट जो सेक्टर में काम करते हैं, स्टूडेंट्स, वैसे यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए तो उनके दफातर में भी सहूलियात दे दी अगेन हैं। मैं कह रहा हूँ, ये बैंक के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर्स जितने भी हैं, मीडिया ग्रुप्स जो नौकरी करके वापस जा रहे होते हैं, दे कैन कम एंड दे कैन जस्ट गेट इट रजिस्टर्ड, क्योंकि फैजाबाद वाला बड़ा सेंट्रल लोकेशन पे है और उस पर हमें ज्यादा रश आ रहा है। तो ये उस टाइम पे मैं एजुकेट करना चाह रहा हूँ। और रात 9 बजे से रात 12 बजे तक वो लोग आए जो कि एलटीवी ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, जो बाइकिया ड्राइवर्स, जो कि यानी कि ड्राइविंग की यूटिलिटी रोजगार कमा रहे हैं। इसलिए तो इसको मैं इजरा भी करूंगा, इस चीज का बताऊंगा भी, मैसेज भी रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि हमें ये अब फीलिंग आ रही है कि कुछ टाइमिंग्स में रश बहुत ज्यादा है और कुछ टाइमिंग्स में रश बहुत कम है। तो काइंडली इस टाइमलाइन को अडेयर करें ताकि हम बेहतर तरीके से फैसिलिटेशन कर सके। हमें आईजी साहब ने डेडलाइन दी हुई है बाय टुनाइट कि ये फैसिलिटेशन टाइम जो है वो 15 मिनट से भी कम पे आए और यही हम अचीव करने की कोशिश। अच्छा हमजा साहब, इस्लामाबाद का जो लाइसेंस है उसको एक बड़ा अच्छा लाइसेंस तस्वुर भी किया जाता था। पिछले दिनों आपने देखा होगा मीडिया में भी इस तरह की चीजें रिपोर्ट हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने ये परसेप्शन भी डेवलप हुआ कि शायद पैसे लेकर लाइसेंस दिया जा रहा है। इसको कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि स्टिल देयर इज अ कम्युनिटी जो कहेगी ठीक है हम अभी नहीं बनाएंगे, हम तो बाद में किसी को पैसे देंगे बनवा लेंगे। ये बात है सर, जब से इस्लामाबाद का लाइसेंस हमारी कमांड ने, क्योंकि इस्लामाबाद इज अ कैपिटल, इसका लाइसेंस नेशनली एक्टिव किया ना, पहले इट यूज्ड टू बी फॉर द रेजिडेंट्स एंड द टेम्परेरी रेजिडेंट्स ऑफ इस्लामाबाद। एड्रेस होगा तो होगा। जब ये इजरा हुआ नेशनली तो ये सिस्टम शुरू हो गया एंड आई वोंट डिसएग्री, ये सिस्टम है। मैं क्योंकि स्पेशल ब्रांच को भी देख रहा था, जब मैं इनिशियली गया तो मैंने 3 से 4 लोग ऐसे पकड़े, उन पे 419 420 के पर्चे दिए, एग्जाम्पल सेट की। ये बहुत से डाउट्स फिर रहे होते हैं जो कि लोगों से कहते हैं कि भाई बड़ा मुश्किल है, उसमें हमारे दफ्तर को भी बदनाम करते हैं, हमें भी बदनाम करते हैं, टेस्टिंग एरिया को भी बदनाम करते हैं। मेरी गुजारिश है आपसे कि लाइसेंसिंग की फीस गजेट में दी हुई है, लाइसेंस 5000 में जो बनता है जो उसकी फीस है, इसी तरह एलटीवी एचटीवी के अलग से रेट्स हैं। उसके अलावा अगर कोई भी आपसे पैसे लेता है, देयर इज अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन फॉर दैट, देयर इज माय ऑफिस, मैं उधर प्रेजेंट हूं। इसमें 1815 1715 1915 और तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें बताइए, विसल ब्लो कीजिए। लाइसेंसिंग के प्रोसेस को आसान किया जा रहा है, टेस्ट मुश्किल लिया जा रहा है लेकिन लाइसेंसिंग को आसान किया जा रहा है, कोई खास सख्ती नहीं है। आप आइए, आपका अगर कोई टिकट है इंटरनेशनली, आप वो टिकट डिस्प्ले कीजिए, 4 दिन बाद है, 5 दिन बाद है, वील टेक योर टेस्ट राइट अवे, वील फैसिलिटेट यू। लेकिन आपको किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये सब ट्रैफिक ऑफिस की 4 दीवारी से बाहर है। बिल्कुल। अगर हमें कोई ऐसा केस ट्रैफिक ऑफिस की 4 दीवारी के अंदर मिलता है, हम लोगों से पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, वो हमें बताते हैं तो हम बंदे पकड़ते हैं। अभी से हमने 4 बंदे इनिशियली पकड़ भी चुके हैं, उनको एग्जाम्पल भी बनाया। तो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, आई टुक ऑन दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू द पब्लिक। आइए सर, हमें बताइए, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, लाइसेंसिंग का प्रोसेस आसान किया, बहुत चीजें आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। क्योंकि मैंने खुद पिछले 1.5 साल पहले वहां से लाइसेंस बनवाया था, तो इसमें कोई हर्डल की जरूरत नहीं। मैंने कहा शायद आपने खुद पैसे ना 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 अच्छा नहीं चले, ये अच्छी हो गई कि बहुत सारे लोगों की बातें जो है ना वो बनती है, वो तनकीद होती है, तो क्लियर हो गई है। बस सर इंशाल्लाह हम जो अपनी यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, नाउ इट वुड बी इन फ्यू मिनट्स सर, डोंट यू वरी सर। सही सर, आप हमारे साथ ही रहें। हाँ, अभी आप हमारे साथ ही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे करने हैं। यहाँ पर छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन व हज़रात, हमारे साथ हमायूं साहब मौजूद हैं, CTO इस्लामाबाद। हमजा हमायूं साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि एक मुझे ब्रेक में बात याद आई कि आपने बड़ा ब्रेक में भी आपकी जो बातें थी बड़ी हौसला अफजा थी कि ये होगा वो होगा, हम 1 अक्टूबर को हमारा टेस्ट डे है। लेकिन हमने देखा है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो पर्सन सेंट्रिक होती हैं, मतलब आप होंगे या फिर अली नासिर साहब नहीं होंगे तो पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं शिफ्ट आ जाता है पाकिस्तान में।
इसको कम करने के लिए भी कुछ चीज़ें सोची जा रही हैं? सर मेरे ख्याल से एक्शन, अगर हम आदत डलाने की बात कर रहे हैं और लोगों को पहले से एजुकेट करने की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक हमारी कमांड यानी कि सर अली नासिर हो गए, हम हो गए, हमारे जितने भी सीनियर्स हो गए, एंड दिस बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटीरियर मिनिस्टर, तो उनका जो था इसमें सोच तो वो यही है कि लोगों को परमानेंटली आदत डाल दी जाए। जब कोई शहरी 18 साल का हो तो जिस तरह उसको एक सिविक सेंस होती है अपना CNIC बनाने की, तो लोगों में ये आदत डेवलप हो जाए कि वो अपना लाइसेंस बना लें ऑटोमेटिकली। जैसे पासपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे कोई भी जरूरत पड़ती है, ये हमारी फॉल्ट है ना कि इन्फोर्समेंट रोड्स के ऊपर नहीं थी तो लोगों ने हमें लाइट लिया। तो मकसद ये है कहने का कि लोगों को एजुकेट करना बेसिक मकसद है, और जब एजुकेशन आपके DNA में इंट्रेंच हो जाएगी, आप उसको एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेंगे, तो आई थिंक कि पॉलिसी रहे ना रहे लोग उसको फॉलो करेंगे। तो बेसिक मकसद ही ये है कि लोगों को एजुकेट करके, इन्फोर्समेंट के साथ एजुकेट करके, बार बता के लोगों को ये आदत डाल देना कि कैरिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस और हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस इन योर लाइक एन ई लाइसेंस जैसे पंजाब में है, तो इट इज़ योर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे और आगे भी ट्रैफिक कवानीन में इसी तरह ही ये यहाँ बात लाइसेंस पे ख़त्म नहीं होगी। जब हम जिस तरह सेटिस्फाई हो जाएंगे टू आवर सेटिस्फैक्शन के पब्लिक अब इस चीज़ पे एजुकेट होगी, विल मूव टू अनदर एनफोर्समेंट। सीट बेल्ट, मैं दुआ करता हूँ कि हम इस सिविक सेंस में आ जाएं कि यार इस जगह पे हॉर्न ना बजाए, यानी हम इतने आगे निकल जाएं रोड सेंस के ऊपर। दिस इज द कैपिटल, और कैपिटल की जो रोड सेंस है वो डिफरेंट है बाकी पूरे मुल्क से। तो मेन मकसद ये है कि लोगों में इंस्टॉल की जाए, इंस्टिल की जाए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रोड्स के ऊपर उनको डिस्प्ले करनी चाहिए। अच्छा हमजा, जैसे अभी आपने खुद ये चीज़ फरमाया, आपने कहा कि हम टाइम टू टाइम मजीद अहकामात जारी करते रहेंगे। वायोलेशंस और भी बहुत सारी हो रही हैं जिनको मैंने खुद शायद ऑब्जर्व किया है। मैंने देखा है, हाईवे पे देखा है कि एक तो ओवर स्पीडिंग बहुत होती है, ओवरटेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके साथ साथ इवन दैट कि अंडर इन्फ्लुएंस भी गाड़ी लोग चला रहे हैं। इस हवाले से भी आप कुछ स्टेप्स लेंगे? अंडर इन्फ्लुएंस यानी कि मतलब हाँ जी, हाँ वो तो बिल्कुल उसमें है। देखें जी, बात यही है कि इसमें तो मॉरल पुलिसिंग भी ना आ गई। जब कोई बंदा अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स या अल्कोहल जो है वो रोड के ऊपर आता है तो वो एक बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की गई। इवन मैं हाईवे की बात कर रही हूं, एग्जैक्टली हाईवे पे ही वो करते हैं, उनको जरा ओपन रोड चाहिए होगी। तो इस पे इसी तरह रेसर्स हैं, ईरान एवेन्यू उसके ऊपर होता है, तो वीव आइडेंटिफाइड द पैचेस, आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स लेके वी टेकिंग इन्फोर्समेंट अगेंस्ट देम। पीछे हेलमेट्स वालों के खिलाफ हमने सख्ती कार्रवाई की, 3 मेन शाहराहों के ऊपर हमने अपनी इन्फोर्समेंट लगाई और कहा कि किसी को भी ना छोड़ें। तो उसकी वजह से आज मैं देख रहा हूं और पीछे मैं देखता जा रहा हूं कि और इसको हम छोड़ेंगे ना तो फिर इन्होंने उतार देने हेलमेट। यानी पहले अगर 10 में से 3 थे तो अब 10 में से 9 लोग हैं और एक बंदे पे हम इन्फोर्स कर रहे हैं। इसी तरह ही शहरियों को आदत डालनी है। तो जो हाई स्पीड की कार्रवाई है, सारा कुछ है, उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन इसको मजीद सुपर इम्पोज करने के लिए IG साहब का ही ये विजन था कि हमारी जो ट्रैफिक को उन्होंने ऑपरेशंस की कमांड से निकाल के सेफ सिटी के अंडर कर दिया। नाउ दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इस्लामाबाद। उसके पीछे वजह ही ये थी कि सेफ सिटी की एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है और उसके अंदर ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अब कैमरास के थ्रू जब गाड़ियों को मॉनिटर किया जाएगा उनकी और हाई स्पीड ड्रोन्स के थ्रू उनको मॉनिटर किया जाएगा कि कोई गाड़ी लेन वायलेशन, आपकी इस्लामाबाद का मेन इशू है सर, लेन वायलेशन। अगर किसी को एजुकेटेड ही नहीं है लोग कि भाई कौन कौन सी लेन किस किस गाड़ी की है, कौन सी लेन ट्रक की है, कौन सी लेन मोटर बाइक की है, अगर वो उसको फॉलो करें तो ट्रैफिक मतलब के एक्सीडेंट्स भी ना और कंजेशन भी ना। तो ये सब चीजें लोगों को इन्फोर्स करवाने के लिए आई थिंक वी आर आइंग फॉर अबाउट 3-4 मंथ्स में ये इंस्टॉल जब हो जाए, सबसे पहला एस्पेक्ट ट्रैफिक का इंस्टॉल होगा कि रोड्स और शहरों के ऊपर 250 जगह आइडेंटिफाई की गई हैं जहां ये चालान रिमोटली हुआ करेंगे लोगों को। और आपकी सोच है कि ये जो एक्साइज ने अभी बड़ा हॉलमार्क स्टेप लिया है कि ये जो लाइसेंस प्लेट को उन्होंने बंदे के ऊपर रजिस्टर कर दिया है, इससे हमारा चालान इन्फोर्समेंट 100% होगी। तो बस इन्फोर्समेंट के जरिए, चालानों के जरिए, इन्हीं चीजों के जरिए हम इनको एजुकेट करना चाह रहे हैं कि ये वायलेशंस ना करें। और एक्सीडेंट्स मेरा तो मेन इशू है। आते साथ ही रोड ऑडिट करके पिछले साल के एक्सीडेंट्स और फैटेलिटीज निकाली। एक्सीडेंट्स कम से कम हो सर, क्योंकि जब शहरी की जान जाती है तो वी होल्ड अस एज मतलब रिस्पांसिबल फॉर। हमजा भाई मुझे ये
बताइएगा कि दो सेगमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके साथ मैंने देखा है कि पुलिस भी थोड़ी सी लीनियंट होती है। एक जब खातून को गाड़ी चला रही हो, एक सीनियर सिटीजन गाड़ी चला रही बिल्कुल हो, ऐसा। और ये दोनों सेगमेंट थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, बिल्कुल जाने के लिए। बिल्कुल सो ऐसे। इनके इन दोनों सेगमेंट्स के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट? स्पेशल ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर, अक्रॉस द बोर्ड एक ही कार्रवाई होगी। बूथ वगैरह या कुछ इस तरह की नहीं, चीज? अच्छा, लाइसेंसिंग जी में जी सर बिल्कुल बिल्कुल हम फीमेल्स के लिए भी अलग अलग काउंटर्स रख रहे हैं, बल्कि बड़ा अच्छा काउंटर रख रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनके लिए भी अलग काउंटर्स है। इवन आप कल आके कभी कोई भी विजिट करें प्लीज, इसका मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा भी। हमने उनको खास तौर पे अब तो बल्कि मैंने आपके साथ टाइम भी ले लिया ना, मतलब 9 to 12 सुबह का टाइम, जब सीनियर सिटीजन सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, वॉक करते हैं, आए अपना लाइफ, जब हाउस वाइफ्स और लेडीज के बच्चे स्कूल चले जाते हैं, दे फ्री, जो वो कर रही थी, आए, उनके लिए ये डेडिकेटेड टाइम है। फीमेल्स के बारे में मैं स्पेशली कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा वायलेशंस हैं उनको, क्योंकि ये होता है, हमने यही अग्रेसिव हमने देखा है, ड्राइविंग हो रही होती है उनके एग्रेसिव तो बेचारियों ने क्या करनी है, बस जो उनसे होती है उनके वो around ही हो रही एग्रेसिव होती है, है, ठीक उनके है। around भी हो रही और होती मेरे है। टू माय हॉरर, जब मैंने अपनी बहनों को, अपनी लेडीज को चेक किया, यानी कि बहुत कम लाइसेंसिंग की शरह थी, और जब उनको लाके कहा गया कि बैक योर लाइसेंस, उन्होंने कहा हाँ हम आ जाती हैं, ठीक है। कहा जब उन्होंने टेस्ट दिया तो जो टेस्ट पे हालात थे, यानी रिवर्स तक की भी उनको सेंस नहीं थी, लेकिन दे वर प्रेजेंट ऑन द मेन हाईवे, कश्मीर हाईवे। तो प्लीज खुदारा, अपने आप तो बच्चे भी लेके जा रही होती है, आ रही होती हैं, तो बी रिस्पॉन्सिबल, हम आपको सिखाते हैं, लेकिन काइंडली अपना लाइसेंस बनवाएं या लर्नर्स ले लें, और लर्नर्स के बाद जेन्युइनली अपने हस्बैंड से या उनसे अगर आप लोग डरती हैं तो हमारे से आके गाड़ी सीख लें। ठीक हो गया। हमजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, ऑलवेज प्लेजर Thank टॉक you, विद sir. यू। और आज तो आपने इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि मेरा ख्याल है कि जो नहीं भी बनवाना चाह रहे होंगे, जिनको वो नहीं आके भी शौक बनवाएंगे, हो रहा है, वो भी आएंगे। जो हमें सुन रहा हो। सर एंड पे सॉरी यही करूंगा, वी जस्ट वांट यू टू बी रिस्पांसिबल, एजुकेटेड, हमारे बने इकट्ठे मिलकर इस्लामाबाद Exactly. की रोड्स को सेफ बनाएं। मेन एम तो यही है आपका। एग्जैक्टली। खवातीन वज़ात, हमारे साथ कैप्टन रिटायर हमजा हमायूं साहब मौजूद है। सर वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। खवातीन वज़ात, अब हम बात करेंगे एक हॉट टॉपिक के हवाले से। विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार देने के बाद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अपने बयान से शायद पीछे हट गई या उसकी क्लैरिफिकेशन दी है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपने पहले एलामिये में रकम मुंतकिली या फिर निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स को ज़्यादती और गैर शरई करार दिया था। ताहम कुछ देर बाद कौंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स पर वजाहत जारी की। कौंसिल ने तस्दीकनामे के उन्वान वजाहत जारी किया, जिसमें कहा गया कि आज के इजलास के हवाले से ये तासुर सामने आया कि कौंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स के बारे में हतमी राय कायम कर ली है। हकीकतन चंद अराकीन ने इस पर इब्तदाई बहस की और जिसमें अराकीन की आरा मुख्तलिफ थी। वजाहत में कहा गया कि अराकीन ने इस पर अगले इजलास में माहिरीन से मुशावरत करने का कहा गया और चुनाचे फैसला हुआ है कि कौंसिल के आइंदा इजलास में इस पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी और मुतल्लिका माहिरीन से राय ली जाएगी और ज़ेर बहस मसले पर कौंसिल का कोई फैसला नहीं हुआ। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अल्लामा गराइमी साहब। आप चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने अपने इब्तिदा में बात की कि पहले एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें वाज़े तौर पर यह कहा जाता है, लिखा जाता है कि विद होल्डिंग टैक्स एक ज्यादती है, उसको गैर शरई करार दे दिया गया। उसके बाद ये रिस्पॉन्ड आता है आपकी प्रेस रिलीज के बाद कि इस मामले को कोर्ट में लेकर जाया जाएगा, फिर आपका तस्दीकनामा सामने आ जाता है। सर एकदम से इस तरह का शिफ्ट क्यों? हम चाहते हैं कि आप इसको एक्सप्लेन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब हसनैन साहब और गज़ल साहिबा। देखिए बड़ा अहम मामला है टैक्स के मामलात के हवाले से, विद होल्डिंग टैक्स का, और कौंसिल के एजेंडे के ऊपर ये सबसे आखिरी एजेंडा आइटम था, 9वां एजेंडा आइटम, जिसके ऊपर हमें बात करना थी। और कौंसिल के इजलास का अख्ताम भी था। जब इसके ऊपर बात शुरू हुई और उलमा ने और अरकान ने इसके ऊपर बात की और अपनी अपनी राय का इजहार किया, तो एक वाज़ेह तकसीम मौजूद थी। कुछ उलमा इसको गैर शरई करार दे रहे थे और कुछ उलमा का कहना था कि इसके ऊपर हमें माहिरीन से मशावरत और मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है। और दरीं असरा कौंसिल के अरकान की तवज्जो दिलाई गई कि कौंसिल जो है वो इसका वक्त अब ख़त्म हो रहा है और लंच सर्व किया जा रहा है, तो कुछ हमारे मेंबरान की तवज्जो उस तरफ होगी जिसकी वजह से
हतमी तौर पे इसके ऊपर फ़ैसला नहीं हो पाया। हाँ, जिस वक्त अरकान अपनी अपनी आरा का इजहार कर रहे थे तो पहले जिन अरकान ने अपनी आरा का इजहार किया उनकी तरफ से यह बात कही गई थी कि ये गैर शरई करार दिया जाए, और नोटिंग लेने वाले अमले ने इसे इसी तरीके से नोट किया। लेकिन जब इसके बारे में फ़ैसला किया गया कि इसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर दोबारा लेकर आएंगे और इसके ऊपर माहिरीन से मशावरत करेंगे, जो नोटिंग लेने वाला अमला उसे नोट नहीं कर पाया। और यही वजह है कि जिस वक्त इसकी प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई तो वो नोटिंग लेने वाले अमले की तरफ से जारी की गई। जब इसे ऑन एयर किया गया और चैनल्स की तरफ से, तो फिर वो मेंबरान जिन्होंने इस बारे में कहा था कि इसको नेक्स्ट सेशन की तरफ ले जाया जाए, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे रब्ता किया गया और कहा गया कि ये मिसलेड हो रहा है, इसके लिए तस्हीहनामा जारी किया जाए, क्योंकि कौंसल ने इसके बारे में हतमी फ़ैसला ही नहीं किया। और कौंसल के अरकान की तवज्जो दिलाने की वजह से कौंसल से बाकायदा एक तस्हीहनामा जारी किया गया और जिसमें इस बात में कहा गया कि नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके ऊपर माहिरीन से मशावरत की जाएगी और उसके बाद फिर हम इसके बारे में हतमी राय और फ़ैसला करेंगे। ठीक हो गया अल्लामा साहब, क्योंकि आप चेयरमैन भी है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के, तो आपसे बेहतर कोई भी जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। अब आपने कह दिया कि नोट करने वालों ने वो नोट नहीं किया, लेकिन बहुत सारे इबाहम पैदा होते हैं। लोगों ने तो यहाँ पे बातें करना स्टार्ट कर दी, पता नहीं कहाँ से कॉल आई होगी, किसी बैंकिंग सेक्टर से कॉल आई, किसी गवर्नमेंट सेक्टर से कॉल आई, ऐसा कुछ हुआ? आप वजाहत करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कॉल आई है हमारे मेंबरान की तरफ से। मुफ्ती इंतखाब नूरी साहब जो कि हमारे फाजिल मेंबर हैं, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, और मैं ख़ुद जब हम कौंसल के इस इजलास के अंदर इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हम तीनों मेंबरान की राय यही थी कि इसके ऊपर हमें मज़ीद मुशावरत की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। लेकिन ये नोटिंग लेने वाले की तरफ से सहवन हुआ और बरवक़्त जिसकी निशानदही की गई और बरवक़्त निशानदही करने की बिना के ऊपर इसकी तस्हीहनामे की तरफ हमें जाना पड़ा। सही। अच्छा अल्लामा साहब, अगर एक बात टैक्सेशन के हवाले से मैं करूं तो ये हमारा बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है। हमने देखा है कि बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस हैं जी, मल्टीपल टैक्सेस हैं, जीएसटी है, इनकम है, विद होल्डिंग है। तो क्या आप हमें अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स ये चीज़ वाजे कर सकते हैं ताकि हमारी भी रहनुमाई हो सके कि कौन से टैक्सेस जायज़ हैं और कौन से नहीं? देखिए, हदीस मुबारका में टैक्स के हवाले से बड़े वाज़ेह अंदाज में अहकामात मौजूद हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से एक बाकायदा वाक़या का ज़िक्र हमें मिलता है हदीसी किताबों में कि जब आपको ये बताया गया कि जब भी हमारा माल मुल्क से बाहर दूसरे ममालिक में जाता है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, जिसकी वजह से हमारा माल महंगा बिकता है। तो फिर आपने ये फरमाया कि जो माल भी हमारे मुल्क में दूसरे ममालिक की तरफ से आएगा हम उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी आयद करेंगे, और आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने 10% इंपोर्ट ड्यूटी आयद की है। इस्लामी एक ममलिकत के अंदर जो बुनियादी तौर पे इनकम के रिसोर्सेज हैं उसमें सबसे पहले ज़कात और उसके बाद उशर आता है और उसके बाद माल गनीमत आता है। ज़ाहिर बात है आजकल तो माल गनीमत का तसव्वुर उस तरह है ही नहीं जिस तरह माजी कदीम के हुकूमतों के अंदर ये एक बाकायदा रिसोर्स हुआ करता था। हाँ, ज़कात और उशर की अमाउंट इतनी इकट्ठी नहीं हो पाती है कि वो हुकूमती अखराजात को पूरा कर सके। लामहला तौर पे फिर हमें टैक्सेस की तरफ जाना पड़ता है, और टैक्सेस के हवाले से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं और डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं। हमेशा इस बात को मलहूज़ खातिर रखने की कोशिश की जाती है कि जिसकी आमदनी जितनी ज़्यादा है उसकी प्रपोर्शन के हिसाब से ही उसके ऊपर टैक्स आयद किया जाए, और एटलीस्ट जो एक प्रिविलेज तबका है जो कि गुर्बत की लाइन से निचला वाला तबका है उसके ऊपर टैक्सेस कम से कम होना चाहिए। बहरहाल जो टैक्स का निज़ाम है इसे मुनसिफाना होना चाहिए, और टैक्स जो है इंसान की आमदनी और उसके वसाइल के हिसाब से ही उसके ऊपर आयद किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अल्लामा साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने ज़कात का जिक्र किया, ज़कात क्योंकि एक लाजमी जुज़ भी होना चाहिए, हम एक इस्लामिक स्टेट भी हैं, कि आप समझती नहीं कि हमारा ज़कात का निज़ाम अभी तक उतना इंटैक्ट भी नहीं है? ये हमारे उलमा की भी हमारी भी जिम्मेदारी है
क्योंकि ज़कात, अगर हम ज़कात के निज़ाम को उस तरह से राइज कर दें तो हम अपना कौमी फरीज़ा समझ के जिस तरह टैक्स देते हैं, इसी तरह से हम दीनी फरीज़ा समझ के ज़कात भी देंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। पाकिस्तान फिलंथ्रॉपी के अंदर दुनिया के उन 5 बड़े ममालिक में शामिल होता है जहाँ पे कसीर तादाद में सदक़ात, ज़कात और खैरात दी जाती है। और मेरे एक अपने ज़ाती रिसर्च के मुताबिक कुछ 600 अरब रुपए की अमाउंट ऐसी है जो कि सालाना तौर पे सदक़ात और खैरात और ज़कात की मद के अंदर निकाले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मामला ये है कि इंडिविजुअल ख़ुद से अपनी ज़कात की रकम को गुरबा में तकसीम करना चाहता है, वो किसी मैकेनिज़्म में नहीं आना चाहता। उसकी कई वजूहात हैं, इतना वक्त नहीं होगा कि हम उन वजूहात का जिक्र करें। लेकिन अगर एक शफाफ निज़ाम ज़कात मैनेज हो जाए, बन जाए, तो उसका बड़ा इम्पेक्ट पड़ सकता है मुआशरे के ऊपर। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त भी जो प्रिवेलिंग ज़कात का निज़ाम है, जो तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा बैंकों के ज़रिए हासिल होने वाली ज़कात की रकम को गुरबा में तकसीम कर रहा है। मैं ख़ुद पंजाब ज़कात कौंसिल का 2 बार मेंबर रह चुका हूँ और मैं तकरीबन 90% इस बात के ऊपर मुतमिन हूँ कि जो ज़कात का सिस्टम है, चाहे कम अफराद को वो ज़कात पहुँचा रहा है, लेकिन बहरहाल बड़े अच्छे तरीके से अपने उस दायरे कार में रहकर काम कर रहा है जो कि उनके लिए मुतय्यन किया गया है। सही। अच्छा अलामा साहब, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, वो ये है कि अगर जब अवाम तो फिर यही कह रही है कि अगर हम इनकम टैक्स दे रहे हैं तो फिर हम विद होल्डिंग टैक्स क्यों दें, मतलब डबल टैक्सेशन हो जाएगी। तो यही बात कल इजलास में भी हुई, उसके बाद ये सामने हमारे पास प्रेस रिलीज़ भी आई, लेकिन उसके बाद मौक़िफ़ चेंज हो गया, उसकी भी आपने वजाहत की। लेकिन यहाँ पर भी मुख्तलिफ आराएँ पाई जा रही हैं उलमाए कराम की, कुछ इसको गैर शरई करार दे रहे हैं, कुछ इसको शरई दे रहे हैं। अभी उस पर सैर हासिल गुफ्तगू भी होगी मज़ीद आपकी, तो क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाए? है तो यही कि अवाम तो यही कहती है कि डबल टैक्सेशन हो जाएगी क्योंकि हम ऑलरेडी इनकम पर टैक्स दे रहे हैं। देखिए, जिस वक्त हम फाइलिंग करते हैं तो हमारे जितने भी रिसोर्स ऑफ इनकम है वो क्लब हो जाते हैं, और क्लब होने के नतीजे में हमारा जो टैक्स का लेवल है या उसकी स्लैब है वो हमारी ज़्यादा हो रही होती है। आमतौर पर जो डिडक्शन होती है वो इंडिविजुअल एक सोर्स ऑफ इनकम से हो रही होती है, क्लब होने के नतीजे के अंदर इसमें इजाफा हो जाता है। तो जब हम फाइलिंग के अंदर जाते हैं तो फिर जब चीज़ें क्लब हो जाती हैं, इनकम क्लब हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली स्लैब बढ़ जाती है। तो फिर जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो वो फिर जो भी टैक्स अमूमी तौर पे हम यही देखते हैं कि वो उस लेवल के ऊपर कम बेश आ रहा होता है जिस लेवल के ऊपर वो चीज़ें आ रही होती हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात है कि देखिए, हमें अपने मईशत को और अपनी इकानमी को पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ें वर्चुअली होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि किस आदमी की कितनी इनकम है और उसका कितना एक्सपेंडिचर है और उसकी कितनी सेविंग आ रही है। पाकिस्तान के इकोनॉमी के ऊपर जो बड़ा एतराज़ात किए जाते हैं उनमें से एक ये भी है कि ये आलमोस्ट ज़्यादा कैश के ऊपर चल रही होती है। मैं अभी ईरान में गया, मैं देख के हैरान रह गया कि एक रेडी फरोश के पास भी कैश नहीं था, और वो भी अगर अल्लामा साहब हमारे पास वक्त कम है, मुझे सिर्फ शॉर्टली आंसर कीजिएगा। अल्लामा साहब मुझे शॉर्टली आंसर कीजिएगा। आपने हज़रत उमर के दौर की बात की जहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी, वो 10% थी या फिर 15% हुई होगी या बढ़ के 20% हुई होगी। हमारे यहाँ होता ही है, सिर्फ आप पेट्रोल की मिसाल ले लें, उसकी एक्चुअल प्राइस तकरीबन 150 होती है, लेकिन विद होल्डिंग टैक्स, लेवीज और सेल टैक्स पता नहीं क्या के लगा के उसके ऊपर हम 100-150 रुपये ऊपर चार्ज कर लेते हैं। सो ये भी जायज़ है या फिर इतना ज़्यादा भी टैक्स नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे ये बात अर्ज़ की है कि जो हमारे हुकूमती अखराजात हैं, जिसके अंदर बुनियादी अखराजात हुकूमत चलाने के लिए और जो एक्सपेंडिचर ख़र्च किया जाता है डेवलपमेंट के ऊपर, ये सारा का सारा ही हमारे आलमोस्ट हमारे टैक्सेस से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है उसी से किया जा रहा होता है। और जितने ज़्यादा एफिशिएंट इसका इस्तेमाल होगा उतना ही ज़्यादा पब्लिक को, मुआशरे को इसका फ़ायदा होगा। देखिए, भले से चीज़ महंगी भी हमें ख़रीदनी पड़े, लेकिन उसका इस्तेमाल मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर वे से होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लामा रागिब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। कल जो हमने देखा कि क्योस सा पैदा हो चुका था, बहुत बहस हो रही थी, उस हवाले से उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक देते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट और बहुत ही ज़बरदस्त लोग अब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ भी बात करने से पहले थोड़ा सा आपको ज़रा माजी की झलकियाँ दिखाऊं, फिर हम बात करेंगे। खवातीन जी। हजरात, ये जो मेरा स्टाइल है ना, ये स्टाइल, इस स्टाइल में हम इन ड्रामास को देखा करते थे, और आजकल यकीन मानिए टीवी सामने लगा होता है और हम पता नहीं क्या कुछ कर रहे पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, और बीच में कुछ समझ आ गई, ठीक है, देख के आ जाती है, समझ ही हो गई। लेकिन वो जो ड्रामे थे पाकिस्तानी ड्रामों की तारीख में, अगर किसी एक फैंटेसी ड्रामे ने बच्चे हों या फिर बड़े हों उनमें मकबूलियत हासिल की है तो वो है ऐनक वाला जिन। ऐनक वाला जिन ड्रामा जो है बहुत ही मकबूल ड्रामा, जिसने कामयाबी के आप ये कहें कि झंडे गाड़ दिए, लोगों के दिलों में जगह बनाई। और जिस तरह से हमने देखा कि इस ड्रामे के किरदार आज भी नाज़रीन के दिलों में जिंदा हैं और सबको बखूबी याद है। ये वो ड्रामा था जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानी टीवी की तारीख में एक नई रिवायत डाली, बल्कि हमारी जो बचपन की यादें हैं वो मतलब अब ये कहें कि हिस्सा बन गया है हमारा। और आज हमारे शो में वही यादगार कास्ट मौजूद है और हम जानेंगे कि इस ड्रामे के बाद उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदली और आजकल उनकी क्या मसरूफियात हैं। खुश आमदीद कहते हैं उनको। बिल्कुल है, हम खुश आमदीद कहेंगे हसीब पाशा साहब, जो कि हामून जादूगर का जिन्होंने किरदार अदा किया था। थैंक यू सो मच हो जानेगा। उनके साथ साथ असर भंडारा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने चार्ली मामू का किरदार अदा किया था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। असद साहब बताइएगा, एक हम तो माजी में चले गए थे अभी वो क्लिप सुन के, लेकिन आपके लिए तो ये ड्रामा मेरा ख्याल है आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा तब्दीली इसी ड्रामे ने लाई होगी। 100% जी, ये तो एक लाइफ का हिस्सा है हमारा। तो इसमें ऐनक वाला जिन और पीटीवी तो हमारा एक दूसरा घर है जिस तरह से। तो पूरी हमारा लाइफ जो है इसमें बच्चों पे भी असर, और सारा वो ऐनक वाला जिन के घर से ही हमेशा ही रहते हैं अभी तक। वो हमारे माजी जो है वो कहीं खत्म नहीं हुआ, उसी में ही हम रह रहे हैं। सही। अच्छा, अब हसीब पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हामून जादूगर जिनको मैं कहूँगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं ये किस तरह से आपका ये सफ़र शुरू कैसे हुआ था, थोड़ी सी कहानी तो बताएं। हसीब साहब आपको आवाज़ आ रही है? सफर तो शुरू हुआ था जी पीटीवी से बहुत पहले, जब अलफ लैला हुआ करता था बच्चों का ड्रामा। तो उसमें ये होता था कि वो होता था क्रोमा के पीछे तस्वीरें लगी होती थी और आगे हम खड़े हो जाते थे तो यूं लगता था ये गार है, ये दरिया है, लेकिन होता कुछ नहीं था, तस्वीरें होती थी। फिर उसके बाद जब ये ऐनक वाला जिन शुरू हुआ तो उस वक्त हफीज ताहिर साहब जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि ये ड्रामा मैं ओरिजिनल लोकेशंस पे करूंगा, अब ये अलफ लैला की तर्ज का नहीं होगा। और ये तमाम ड्रामा ओरिजिनल लोकेशंस पे, पहाड़ों पे, में, नहरों में जाकर किया गया, और जो उसमें जो एक हकीकी फन था और उसकी वजह से ये ड्रामा सुपरहिट हुआ। बिल्कुल ऐसे यार। मुझे ये बताइएगा कि आपको हसीब साहब बहुत सारे लोग तो उसके बाद जादूगर भी समझना स्टार्ट हो गए होंगे रियल में। जी जी बिल्कुल। असल में बात ये है कि मैं जो भी कुछ कर लूं उसके बाद मैंने कई प्ले किए हैं मुख्तलिफ चैनल पे, लेकिन बच्चे और बड़े ये कहते हैं ओए हामून जादूगर आ गया, हामून जादूगर आ गया। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि इसी नाम को जिंदा रखा जाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे सोना चांदी का नाम असल नहीं पता, मोमो का असल नाम नहीं पता, हमारे अजीज सुहेल अहमद साहब बड़े सुपरहिट हुए हैं, डायरेक्ट हवालदार हमारे उस्ताद मोहतरम जो है उनको उस नाम से पहचाने जाते हैं, जॉन रैम्बो हैं। तो फिर मैंने कहा इसी नाम को जिंदा रखा जाए, और उसके लिए बाकायदा तौर पर लाहौर आर्ट्स काउंसिल हमरा ने मुझे हायर किया और बच्चों के लिए फ्री जो है स्टेज प्ले शुरू किया जो दिखाया जाता है, और उसमें मैंने बाकायदा तौर पर जादू सीखे। अच्छा। 1.5 लाख रुपया लगा के, जिसे हाथ की सफाई कहते हैं, वो जादू सीखे ताकि अपने जादूगर का जो भरम है उसको कायम रख सकूं। मतलब you are now professional जादूगर। अतवार को अतवार को ये हम करते हैं जी, फ्री ऑफ कास्ट होता है, हुकूमत पंजाब की जानिब से हमरा में होता है 2:30 बजे। अगर कोई भी लाहौर में आए तो जरूर अटेंड करें लाइव परफॉर्मेंस ऐनक वाला जिन की। सही। अच्छा, अब असद साहब मुझे आप भी बताइएगा, चार्ली मामू मुझे याद है बचपन में हम चीज़ भी खाया करते थे उनकी, और उसके बाद फिर वो अचानक से गायब भी हो गए, फिर हमें कहीं नजर नहीं आए। मुझे थोड़ा सा पहले ये बताएं कि जो चार्ली मामू का किरदार था, सारा करैक्टर था, उसमें वो जो केले खाने वाला कॉन्सेप्ट था वो कैसे शुरू हुआ था? वो तो राइटर की मर्जी थी जी, उन्होंने ऐड किया, लेकिन वो बड़ा क्लिक हो गया माशाल्लाह। तो उन्होंने एक दफा ख्वाहिश की याद से बंद करके तो मैं तुम्हें ना
लॉलीपॉप की भी देना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा सर मुझे शुगर ना करवाएं, तो मुझे केलों पर ही रहने। तो हाँ जी, तो वो मेरी वजह से काफी केले महंगे भी हुए थे तब, जी। जैसे तशरीफ में महंगे हो जाते हैं खैर से। तो वो बड़ा बड़ा अच्छा लगा, वो जो बनाना मेरे लटके होते थे, वो एक कॉमिक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमेज नजर आता था। तो बस वो ये हमीद साहब ने फिर वो कंटिन्यू की, वही रखी, तो उस पे बच्चे भी खुश थे और मैं भी खा के खुश था। बिल्कुल ऐसी। अच्छा असीफ साहब, आप ये बताइएगा कि जिस ज़माने में हम बैठे अभी अभी हर शख्स का एक अलग स्टार है, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है। जिसने क्रिकेट देखनी है क्रिकेट वाले उनके स्टार हैं, जिसने ड्रामा देखना है ड्रामा वाले उनके स्टार हैं। लेकिन उस ज़माने में जो स्टार होता था वो पूरी कौम का स्टार होता था। और अपनी उस फेम के हवाले से तो आपने ऑलरेडी बताया, सीन्स क्या थे जब आप ये ऐनक वाला जिन बना रहे थे। हाँ। और जब ये ड्रामा बन रहा था तो क्या आपको ये अंदाज़ा था कि ये ड्रामा इतना पॉपुलर हो जाएगा? जी, मुझे नहीं बल्कि किसी को भी अंदाजा नहीं था। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, उन्होंने कई बड़े आर्टिस्टों से भी कहा कि इसमें काम करें, तो सारे कहते जी हम बच्चों का ड्रामा नहीं करते। बाकायदा इनकार कर दिए सबने। बल्कि मैं भी एक उस वक्त जूनियर एक्टर था, मैंने भी थोड़ी सी कन्नी कतराई, मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा यार ये क्या जादूगर बना रहे हैं, हसीब पाशा तो कहीं नजर ही नहीं आएगा। तो फिर मैंने एक रिक्वेस्ट की मेकअप मैन से, मैंने कहा यार हसीब पाशा को छुपा दो, जरा हैवी मेकअप कर दो। उन्होंने इतना हैवी मेकअप कर दिया कि जब मैं कैमरे के सामने आया तो वो सचमुच का हमून जादूगर लगा। बस फिर उसके बाद मंत्र मैंने उल्टे सीधे लफ्ज जोड़कर पढ़े, गुम गुम गुमा छुम छुम छुमा कछुकुमा कछुकुमा, चल चल चकरी बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, थाले कचौरी मैं हूँ चंदा तू चकोरी, आ जा कॉमन कॉमन। अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, शोनिया शादियां पालियां। तो ये बच्चों को मजा आया इसका, और इतनी तेजी के साथ ये मैंने लफ्ज जोड़े कि बच्चे और बड़े समझने लगे कि ये सचमुच के मंत्र हैं। और फिर यही हामून जादूगर तीसरी चौथी किस्म में हिट हो गया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें याद कर रहे हैं। बल्कि पीटीवी ने अब इसे एचडी पे रिलीज कर दिया है। हाँ। यूट्यूब पे आप देखें बड़े जबरदस्त तरीके के साथ इसे डिजिटल करके पेश किया जा रहा है। और यूं दोबारा एक दफा फिर ऐनक वाला जीन जो है बच्चों बड़ों में बहुत मकबूल हो गया, क्योंकि मुझे लोग भेजते रहते हैं क्लिप कि जी आपका ये सीन चल रहा है, ये सीन चल रहा है, तो अंदाजा हो जाता है कि आज भी ऐनक वाले जीन की ऑडियंस है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा असद साहब, जिस तरह से हसीब साहब फरमा रहे थे कि जिस तरह से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ड्रामा इतना हिट हो जाएगा, कामयाबी के झंडे गाड़ेगा, हर किरदार हर घर में इस तरह से, हर दिल में इस तरह से घर कर जाएगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि चार्ली मामू आए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, उसके बाद गायब हो गए, ये ड्रामा अचानक से बंद हो गया। फिर क्या हुआ उस वक्त, क्यों अचानक से इस तरह से इतनी पीक पर जाने के बाद ये बंद हुआ? तो उनके साहबजादे वो भी, तो मेरा ख्याल है उन्होंने कोशिश की कि जो टीम पर वाला जिन चलता था, तो उन्होंने कहा जी इसको बंद करें, वो मैं जो लिख रहा हूँ वो टाइम मुझे दें। तो वो उनकी वजह से वो बंद हो गया शॉर्ट टाइम। तो वो फिर जाहिर है ऐनक वाला जिन की जो फेम थी माशाल्लाह, तो उनको किसी ने पहचाना ही नहीं, वो हमारा प्ले भी बंद हो गया। तो अब फिर सेकंड सीजन फिर स्टार्ट हुआ, तो माशाल्लाह वो भी बड़ा हिट गया। ठीक हो गया। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम असद साहब से भी बात कर रहे थे कि ये जब ड्रामा बन गया, पॉपुलैरिटी भी आ गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने तो पिछले सवाल के जवाब में बताया कि आपने कुछ प्लेस में काम किया, लेकिन लोग आपको वहाँ पे भी हामून जादूगर के नाम से बुलाते थे। तो उसके बाद अब ये जो कास्ट है वो ज़्यादातर आपकी भी पूछना चाहूँगा, आप क्या करते हैं, क्या मसरूफियात हैं, क्या अभी भी टेलीविज़न के साथ या फिर थिएटर के साथ आप एसोसिएटेड हैं? जी है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से, जो कि पीटीवी को करना चाहिए था। हम पीटीवी की प्रोडक्ट थे, उनके आर्टिस्ट थे, उन्हें ये ड्रामा शुरू करना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा। किसी भी चैनल पे आप देखें बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा, सिर्फ पीटीवी ने एक मुद्दत तक ये ड्रामा किया। और उस वक्त तो ये कहा जाता था कि पीटीवी को चलाने वाला ही ऐनक वाला जिन है, इतने उसमें इश्तिहारात आते थे। लेकिन अब किसी की तवज्जो ही नहीं है, हालांकि बच्चे आज भी देखना चाहते हैं। मुझे पता है कि मैं जो ड्रामा करता हूँ लाइव अलहमरा में, इतना अच्छा रिस्पांस होता है कि वहां लोगों को जगह नहीं मिलती।
बड़ी बड़ी दूर से गिरदो नवाज से लाहौर से लोग आते हैं और वो इस ड्रामे के लिए कि हमें नीचे बिठा दें, सीढ़ियों पे बिठा दें, कि बच्चे देखना चाहते हैं जिन, जादूगर, भूत, परियां, ये हमारे ज़हन से नहीं निकल सकती। नहीं निकल जब हम सकती। छोटे थे तो हम भी देखते थे, आज का बच्चा भी देखना चाहता है, लेकिन प्रॉपर अंदाज में दिखाया उस नहीं जा रहा। अगर कोई भी चैनल हिम्मत करे तो यकीनन आज भी वो रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि उस वक्त ऐनक वाले जिनको 93 में मिला था। सही। अच्छा, असद साहब, आपसे भी यही सवाल है एज इट इज कि किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हुई और अभी आप क्या किसी ड्रामे में काम कर रहे हैं या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? नहीं, मैं शोबिस से बिल्कुल भी नहीं रिलेटेड अब जी। मैं अपने पर्सनल, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ पाकपतन शरीफ, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम है, तो मैं आजकल ज़्यादा उसी पे ही माशाल्लाह मरकूज हूँ। तो शोबिस में मैं अभी बिल्कुल नहीं हूँ। आप जैसे माशाल्लाह आपने इनवाइट किया और दूसरा आप वो मुझे याद ज़रूर रखते हैं हर लम्हा, इंटरव्यूज और वो आपके जो मॉर्निंग शोज दिस एंड दैट, उसमें मैं बस जिंदा सही, बिल्कुल। लिटरली मुझे ना वो वाली फीलिंग्स आ रही थी कि जब मतलब हम स्कूल गोइंग होते थे ना, तो वो जैसे अचानक से हा होगा और फिर वो अचानक से वो बोलते हैं और फिर ज़कूटा जिन हाजिर हो जाता है। मुझे वो वाली फीलिंग्स याद आ रही थी। बिल्कुल ऐसी ऐसी। पाशा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, असद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गपशप करके हम यकीनी तौर पर अपने जिस तरह माजी की बात की है गजल ने, हम वहाँ पे चले गए थे और हमें वो तमाम तर चीज़ें याद आना शुरू हो गई थी। याद आ गई थी। और इसी तरह से इस तरह के ड्रामे होने चाहिए, क्योंकि जैसे बात उन्होंने की ना हसीब साहब ने कि ये ड्रामे लोग देखना चाहते हैं। आजकल के ड्रामों में और उन ड्रामों में बहुत फ़र्क है, मुझे लगता है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसी है। और ये कॉल किसकी आ रही है? जी अम्मी, मैंने बिजली का बिल पे कर दिया था। हाँ, मैं कॉल बैक करता हूँ। जी मैं मिलने भी आऊँगा। हाँ, ओके। ये क्या था लाइव बैठे में? अब ब्रेक लेते हैं ख़वातीन और ब्रेक के बाद आपसे। वेलकम बैक। ख़वातीन और ज़ात, एशिया कप के मुकाबले जारी हैं। सुपर 4 मरहला जारी है, जहां पे भारत को पहले टफ टाइम दिया बॉलिंग में बांग्लादेश ने, लेकिन उसके बाद बैटिंग में बांग्लादेश के साथ वही हुआ जो उनके बड़े भाई पाकिस्तान के साथ होता है और बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त हुई। आज हम बांग्लादेश और भारत के मैच के हवाले से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ टकराना है और ये एक वर्चुअल सेमीफाइनल होगा, क्योंकि जो जीतेगी वो फाइनल में इंडिया से टकराएगी और हारने की सूरत में ये भी टीम बाहर हो जाएगी और दूसरी भी टीम बाहर हो जाएगी। श्रीलंका ऑलमोस्ट अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। सो ख़वातीन और ज़ात, इस तमाम तरह पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उसामा बिन अतीक, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच उसामा फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही बताएं कि बांग्लादेश के मैच में क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान इनको शिकस्त देकर आगे पहुंच सकेगा या फिर नहीं? अच्छा, देखें, ऐसा है कि बांग्लादेश से पाकिस्तान का अगला मैच है। पाकिस्तान की जो अब तक की टीम कॉम्बिनेशन रहे हैं उसमें खासे रद्द-बदल हुए हैं, जिसमें काफी सवालिया निशान भी रहे हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है हमें हर मैच में नई टैक्टिक्स के साथ दिखती है, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। पाकिस्तान की टीम इससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज खेली है वो हम एसोसिएट नेशंस के खिलाफ भी खेलते रहे, ये निस्बतन कमजोर, यानी कि नो ऑफेंस टू अदर टीम्स, लेकिन निस्बतन कमजोर टीम के खिलाफ खेलते रहे। तो उसमें लग रहा था कि नवाज का और दीगर लोगों का थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है कुछ हम आपसे वापस राब्ता करने की कोशिश करते हैं। उसामा हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और ज़ात, एशिया कप के हवाले से बात होगी, क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला है। उसामा वापस आ चुके हैं। उसामा, कंटिन्यू कीजिएगा। आप मुझे थोड़ा सा बताएं। चले, पहले सवाल में तो आपने बता दिया। साइम अयूब के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। साइम अयूब अब इस टीम पे बोझ बनना शुरू हो चुके हैं। जिस तरह हमने अगर नवाज को ड्रॉप कर दिया है, तो साइम अयूब को क्यों नहीं ड्रॉप कर सकते हम? क्या कुछ है साइम अयूब में? जी बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन है आपका साइम अयूब के बारे में, लेकिन मसला ये है कि ये जो मैनेजमेंट है ये साइम अयूब को बहुत बैक करती हुई आ रही है। कल किसी ने बहुत अच्छा एक जुमला लिखा हुआ था सोशल मीडिया पे कि इतने मौके तो किसी सिलेक्शन कमेटी को भी नहीं मिले जितने साइम अयूब को मिल गए। लेकिन साइम अयूब का ये है कि शायद वो उसको एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर भी देख रहे हैं, बैटिंग, असल उसका काम बैटिंग करना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब आपका मसला ये है कि आपके ओपनिंग स्लॉट में फखर जमान भी खेलता है, साहिबजादा फरहान भी खेलता है,
मोहम्मद हारिस भी खेलता है, हसन नवाज से भी आपने माजी में ओपनिंग करवाई है, और साइम अयूब भी आपके पास एज ओपनर खेलता है। आपके पास 5 ओपनिंग के ऑप्शंस हैं। तो अब मसला ये हो रहा है कि उसको एडजस्ट किया जा रहा है। कभी ओपन पे वो फ्लॉप हो रहा था, मुसलसल 0 पे जाने के बाद उसको अपने 1 डाउन किया, वहां पे भी उसकी बैटिंग जो है वो क्लूलेस नजर आ रहे हैं साइम अयूब, क्योंकि उनकी कोई फॉर्म नहीं है, ना वो स्ट्राइक रोटेट कर पा रहे हैं। इवन कल हमने देखा कि वो बॉल समझने से भी कासिर है, जो असरंगा के अगेंस्ट उनको एक गुगली हुआ है, उसको बॉल समझ भी नहीं पाए। साइम अयूब को ड्रॉप मुझे ऐसा लगता है अब कर दिया जाएगा, लेकिन ये मैनेजमेंट साइम अयूब को मुकम्मल तौर पर बैक कर रही है और वो चाहती है कि एशिया कप में वो परफॉर्म करे। लेकिन यह भी कहा जा सकता है, कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि साइम अयूब को किसी तरह फिट करने की कोशिश की जा रही है टीम के अंदर, कि वो अगर बैटिंग से नहीं करते तो बॉलिंग से करते हैं। और जब बॉलिंग पे क्रिटिसिज्म हुआ कि वो दायरे के अंदर जो बॉल कर रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं हो रही उतनी, ऑल्दो वो विकेट ले रहे हैं, लेकिन वो मार बहुत पड़ रही है, वहां से मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, तो कप्तान ने उसको बॉलिंग ही नहीं करवाई श्रीलंका के अगेंस्ट। लेकिन साइम अयूब का खासा कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान को अगला मैच जीत के दोबारा अगेंस्ट इंडिया खेलना है तो पाकिस्तान के लिए साइम अयूब की सोमा, चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाह रही हूँ तमाम तर बातें हम लोग पूछ लें आपसे। आपका बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होता है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हम देख रहे हैं मुसलसल मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा टीम में, उसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए या फिर नहीं? अच्छा, तब्दीली होनी चाहिए, मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। हसन नवाज को जब टीम से ड्रॉप किया इन्होंने और हुसैन तलत को इंक्लूड किया, तो हुसैन तलत को लाने का मकसद ये था कि हुसैन तलत स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, स्ट्राइक की रोटेशन अच्छी कर लेंगे। अब मोहम्मद हारिस को जिस नंबर पे खिला रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, जो अब लास्ट मैच खेलने हैं, हारिस को सलमान से ऊपर आना चाहिए था। उसका रीजन ये था, कप्तान को अपने ऊपर भेजना चाहिए था, क्योंकि वो स्लॉग करता है। आप इंटेंट की बात करते हैं तो वो स्लॉग करता है। तो आपका जो मिडिल ऑर्डर है उसमें कुछ खास तब्दीली होती नजर नहीं आ रही, लेकिन उसको शफल करने की जरूरत जरूर है। क्योंकि जिस तरह फकर को आपने ओपन किया, फकर से आप ज्यादा काम लेना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपके जो बैट्समैन है इस वक्त टीम के अंदर वो इंटेंट की, पॉजिटिव क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन आप देखें वो ज्यादातर जितने भी प्लेज हैं वो स्लॉग ज्यादा करते हैं, लेग साइड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सिर्फ हुसैन तलत इनमें एक ऐसे बैट्समैन है जो कि स्पिन को खेलते हुए इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी दे सकते हैं। हमने लास्ट मैच में भी देखा अगेंस्ट श्रीलंका, तो कमोबेश कॉम्बिनेशन यही रहेगा, लेकिन इसको शफल किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की तरफ से हम हर मैच में देख रहे हैं कि कोई ना कोई रद्दोबदल किया जाता है। कभी कोई प्लेयर ऊपर खेल रहा है, कभी कोई प्लेयर नीचे खेल रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स भी सेटल नहीं हो रहे और वो परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रही, वो रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे जो पाकिस्तानी अवाम एक्सपेक्ट कर रही है। साइम अयूब का नंबर अगर आपने 1 डाउन किया, आप उसको थोड़ा सा और नीचे ले जाए, क्योंकि वो जितना गेंद अबू धाबी दुबई में पुराना होता जाता है उतना बैट पे मुश्किल आ रहा है। तो अगर आपको ऊपर के दायरे को यूटिलाइज करना है तो आप फखर जमान, साहिबजादा फरहान के साथ अगर साइम अयूब की जगह मोहम्मद हारिस से चले जाएं तो वो हारिस शायद ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है नंबर 3 पे, क्योंकि जब नंबर 5-6 पे वो खेलने आता है, एक तो वो बहुत कैजुअली खेलते हैं, ऊपर से जब गेंद पुराना होता है तो उनसे हिट लगती नहीं है। तो वो ठीक हो गया उसामा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अब दुबई में स्पिन ट्रैक्स हैं, हम क्या अबरार के साथ साथ सुफियान मुकीम को भी शामिल कर सकते हैं? लेकिन सुफियान मुकीम को भी मेरे ख्याल थोड़ा सा एहतियात करनी होगी कि बॉल को स्पिन करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ उसको तेज फेंकने की। क्या कहेंगे आप? अबरार के साथ सुफियान कॉम्बिनेशन की जो है वो शुरू में लेकर आए थे, लेकिन सुफियान मुकीम का ये कि अगर आपने इसकी कंपैरिजन में भारत को देखा है या आपने अफगानिस्तान के नूर अहमद को देखा है कि जब लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉल करता है तो वो दुबई के विकेट पे बॉल जो है वो लूप देता है, उसको फ्लाइट देता है और छोड़ के करता है। जब आप गेंद छोड़ के करते हैं और एक दिलेरी से आप गेंद को आगे फेंकते हैं तो आपने देखा गेंद हमेशा ब्रेक करता है। लेकिन सुफियान का इशू ये रहा है पिछले कुछ दिनों में कि सुफियान गेंद को तेज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से गेंद ब्रेक नहीं हो रहा उतना और वो उतने इफेक्टिव भी साबित नहीं हो रहे। तो अबरार के साथ इन्होंने पहले साइम अयूब पे कॉम्बिनेशन बनाया, फिर मोहम्मद नवाज बीच में बॉल कर रहे थे, ऐसे ऑफ ब्रेक बॉलर आगा सलमान भी मौजूद है। तो ये अपने स्पिन ऑप्शंस को यहीं तक रखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब अबरार के साथ सुफियान मुकीम, जो पहले अवाम भी यही चाहती थी कि दोनों साथ खेलें, वो दोनों किसी नेक्स्ट मैच में साथ खेलेंगे, कॉम्बिनेशन यही बरकरार रहेगा। बल्कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद एज ए फास्ट बॉलर अगर आप यूज कर रहे हैं, अब चूंकि राना फहीम ने परफॉर्म किया हुआ है, हुसैन तलत ने बॉलिंग में परफॉर्म किया हुआ है, वसीम जूनियर भी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि अगेंस्ट इंडिया आप जाते हैं बिफोर बांग्लादेश का हमारा ऑल्दो इंपॉर्टेंट मैच है,